गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास ज्वाइन करें। कल मैं बात कर रहा था कर्तन चाल की। ठीक, कर्तन चाल में हमने दो फॉर्मूले बताए थे। इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, नया देख ले। ठीक, पहला क्वेश्चन है
कास्ट आयरन के जॉब में 14 मिलीमीटर व्यास का ड्रिल करना है, जबकि ड्रिल 500 चक्कर प्रति मिनट की गति से रहा है, तो कटिंग स्पीड गैप करें। इसमें आपको हम दो क्वेश्चन, एक एमएम में बताते हैं और एक फुट में बताते हैं। जैसा कि कल हमने फार्मूला बताया था, CS बराबर कर्तन चाल मीटर प्रति मिनट बराबर हो गया पाई इंटू ड्रिल का व्यास, ड्रिल का व्यास एमएम में और चक्कर प्रति मिनट। ठीक, अपॉन 1000। अब आपको यहाँ पे दिया है 22 का मान होता है 22/7। ठीक, तो कर्तन चाल मतलब CS मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो 22/7 का मान रखेंगे, 22/7 इंटू ड्रिल का व्यास, मतलब ड्रिल का व्यास हमारा कितना दिया है 14 mm। ठीक है, आप लिखेंगे 14 mm और चक्कर प्रति मिनट कितना दिया हुआ है, चक्कर प्रति मिनट 500 mm। ये हो गया और ये हो गया आपका। आपको सवाल में बस दो ये चीजें देखनी है कि क्या डिजिट दी हुई है 500 ठीक अपॉन ये 1000। अब ये आपको पता होगा, ये 22/7 जो है नीचे आ जाएगा इंटू 500 इंटू 1000।
दो जीरो ये कट गए, दो जीरो ये कट, 5 दूनी ये 7, ये 7 कट गया, बचा कितना हमारा 22। ये हमारा क्या हो गया 22 मीटर प्रति। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं अभी तो बच्चे ही नहीं बोली है। हम तो पेन को थोड़ा मोटा करिए। पेन को मोटा कर मीटर प्रति मिनट। चलिए क्लास खत्म होने को फिर उसके बाद करते हैं। ठीक अभी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फुट में। इसको आप अपनी बुक में सवाल इस तरह के नोट कर ले, आपके बुक में होंगे, आप इसी तरह से सवाल लगाएंगे जो कि पेपर में आएंगे। ठीक। नंबर 2, कांसे के जॉब में 1/2 इंच साइज का ड्रिल करना है तो उसके चक्कर प्रति मिनट निकालो। जबकि कांसे के लिए चाल 80 फुट प्रति मिनट है। तो यहाँ पे आपको क्या करिए है, आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पे आपको ड्रिल साइज दिया हुआ है। ठीक। और यहाँ पे आपको चाल दी यानी स्पीड दी प्रति मिनट चाल दी गई। ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला लगेगा चक्कर प्रति
मिनट, मतलब यहाँ पे आपको चक्कर प्रति मिनट निकालना है। ठीक है, तो आपका हो गया कर्तन चाल फुट प्रति मिनट इंटू 12 पाई इंटू आपका फुट का फॉर्मूला जो दिया था उसी से ये फॉर्मूला बना है ड्रिल का व्यास। इंचों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चाल जो है 80 फुट दिया हुआ है, ठीक। और ड्रिल का व्यास दिया हुआ है। ड्रिल का व्यास कितना है? 1/2 इंच। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कर्तन चाल हमारा कितना है? 80 फुट, ठीक। 80 फुट, ठीक, इंटू 12। अब नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा? 22/7, जो कि बताया था पाई का मान 22/7 होता है, और इंटू ड्रिल का व्यास कितना दिया हुआ है? 1/2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो अस्सी बटे 12, और ये इस तरह से कटेगा 11, और 11 इंटू 7, ठीक। एक मिनट,
ये 22/4 इंटू होगा 1/2। ठीक है, इसको हम डिवाइड में करेंगे तो ये होगा 80 इंटू 12 और ये हमारा कटेगा 11। ठीक, तो 11/7 ये हमारा 7 उठ के ऊपर चला जाएगा, ये आएगा हमारा 80 इंटू 12 इंटू 7/11। ठीक, तो हमारा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 607/11। ठीक, फिर 11×6 = 66। अब इसमें बचेगा 11×1=11। फिर इसमें एक बचेगा, फिर 11×11। तो हमारा कुल आंसर इतना ही निकलेगा। एक दो एक 11×11 और फिर ये एक इसमें बचेगा, फिर 0 आएगा, पॉइंट लग के कुछ हमारा ऐसा आरपीएम आएगा। इसको हम राउंड फिगर कर लेंगे। इसमें यही पूछा ना, चक्कर प्रति मिनट, ये हो गया आरपीएम। ठीक, इसको अप्रोक्स मान लेंगे 600 आरपीएम। ठीक, हमारी ये 600 आरपीएम होगी। ये हमारे दो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, एक मिलीमीटर में और एक फुट में यानी इंच में। तो इसको आप इस तरह से अपने बुक के सवाल लगा लेंगे। ठीक, अगर ड्रिल करने की विधि, ठीक है, ड्रिल सबसे पहले ड्रिल की माप और कटिंग एज की धार कटिंग को जांच लेना चाहिए। ड्राइंग के अनुसार जब और ड्रिल होल के लिए मार्किंग कर लेनी चाहिए। ड्रिल या
ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में अच्छे प्रकार फिट करना चाहिए। जिस मशीन द्वारा ड्रिलिंग करनी हो उसे चलाकर देख लें। यदि उसमें बंधा ड्रिल या ड्रिल चक आउट तो नहीं घूम रहा है और धातु और ड्रिल के व्यास के अनुसार मशीन की स्पीड सेट कर लेनी चाहिए। साधारणतः छोटे ड्रिल के लिए अधिक और बड़े ड्रिलों के लिए कम स्पीड रखी जाती है। नंबर जॉब को मशीन टेबल या बाइस में अच्छी तरह क्लैंप कर लेना चाहिए और टेबल को जॉब की ऊंचाई के अनुसार ठीक स्थान पर सेट कर लेना चाहिए। ड्रिल पॉइंट को सेंटर पंच के निशान की सीध में रखते हुए मशीन चलाएं और जॉब के लाइनमेंट ठीक करें। ब्लाइंड होल करने के लिए डेप्थ गेज स्टॉक को छिद्र की गहराई के अनुसार एडजस्ट कर लेना चाहिए। ड्रिल करते समय ड्रिल पॉइंट धातु में जब कुछ गोलाकार ग्रुप बना ले तो जांच कर लें ड्रिलिंग ठीक सेंटर पर हो रही है या नहीं। ठीक ड्रिल में कार में ड्रिल करते समय यदि आरंभिक होल लेआउट है कंसेंट्रिक है तो ड्रिल ठीक स्टार्ट हुआ है, परंतु कई बार होल सेंटर से आउट हो जाता है जिसके कारण निम्नलिखित ड्रिल ठीक सेंटर में ना बैठा और मार्किंग ठीक सेंटर में ना हो और ड्रिलिंग सावधानी पूर्वक शुरू ना किया हो, ड्रिल का पॉइंट ठीक प्रकार ग्राइंड ना हुआ हो, धातु में हार्ड स्पॉट होने पर अतः ड्रिल को ठीक सेंटर में लाने के लिए राउंड नोच इंजन से एक ग्रुप बना दी जाती है। ठीक और सावधानियां ड्रिल नंबर 1 ड्रिल का कटिंग और लीक क्लियर पूर्ण दांत के अनुसार ग्राइंड करना चाहिए। मतलब कि जो ड्रिल का जो कटिंग है और लीप एंगल है उसको सावधानीपूर्वक ग्राइंड में कोड बना लेना चाहिए और धातु और ड्रिल के व्यास के अनुसार मशीन की चाल व फीड रखनी चाहिए। नंबर 3 ड्रिल के दोनों कटिंग भी एक समान होने चाहिए। जैसा कि मैंने फिगर बताया था ड्रिल के जो कटिंग है जो वो समान होना चाहिए ऊपर आए नीचे। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के दोनों से लच्छेदार चिप बाहर आने चाहिए। ड्रिलिंग करते समय जो आपकी जो ड्रिलिंग की फ्लूइड नाली है उससे आपकी बाबरी जो कटिंग है वो लच्छेदार निकलनी चाहिए। बड़े आकार का ड्रिल बड़े आकार का छिद्र करने से पूर्व किसी छोटे साइज के ड्रिल से छेद कर लेना चाहिए क्योंकि बड़े साइज के ड्रिल के को सेंटर पंच के निशान पर बैठाना कठिन होता है और ड्रिल के आउट होने की संभावना अधिक होती है। मतलब कि किसी भी जॉब में आपको बड़ा छेद करना है तो सबसे पहले आप उसको सेंटर ड्रिल से उसमें मार्क या हल्का सा पॉइंट बना ले ताकि जो हम जो आगे जो हमें जो ऑपरेशन ड्रिल करना है उसमें जो हमारा ड्रिल आसानी से बैठ जाए। नंबर 6 गहराई में ड्रिल करते समय ड्रिल को थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकालते रहना चाहिए। मतलब कि ये कि ड्रिल जब भी कर रहे हैं किसी भी जॉब में उसको थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकालते रहना चाहिए ना, नहीं तो उसमें जो चिप्स फंसे हुए हैं वो ड्रिल में फंस के ड्रिल गर्म होकर टूट भी सकता है। ठीक है आग का शुरुआत करते समय ड्रिल जब धातु के दूसरे किनारे तक पहुंचने लगे तो फीड का दबाव कम कर लेना चाहिए। जैसा कि जब हमारा जब ड्रिल अंतिम समय में पहुंच जाए मतलब कि जब एकदम लास्ट में पहुंच जाए तो हमें धीरे धीरे ड्रिल करना चाहिए क्योंकि आग का छेद होने के बाद ड्रिल हमारा फंस के टूट भी सकता है। ड्रिल के पॉइंट
कि जलने बचने के लिए बुलेट का प्रयोग करना चाहिए। ड्रिल चक या स्लीव आदि को निकालने के लिए सतह चक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कि मैंने कहा था सेंटर पर ड्रिल चक को जो जब निकालना या ड्रिल निकालना हो तो हमने ड्रिफ्ट के बारे में बताया था, उसको अंदर क्लिप के होल में फंसा के उसको ड्रिफ्ट के सारे ड्रिल चक को निकाल सकते हैं। कार समाप्त करने के बाद पश्चात मशीन को अच्छी तरह साफ कर दें और जो ड्रिल है हमें मेजरिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेजरिंग टूल के साथ रखेंगे तो उसके निशान स्क्रैच पड़ सकते हैं या निशान पड़ सकते हैं, जिससे अनुपात में कठिनाई होगी। अब बात करते हैं रीमर। रीमर चाहे कितनी सावधानी से की जाए फिर भी छिद्र के साइज में थोड़ा सा अंतर अवश्य आ जाता है। जब हम दिल द्वारा करते दिल द्वारा छेद करते हैं तो उस समय कंपन होने की से छिद्र सही नहीं और ना ही उसके अंदर पॉलिश आती है, जिसके फलस्वरूप छिद्र का साइज कुछ बढ़ जाता है तथा अधिक उत्पादन में इन त्रुटियों को दूर करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद खेत में एक्यूरेसी माप लाने के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं उसे रीमर। रीमर मतलब जो है एक प्रकार का ये भी कटिंग टूल है और ये छेद करने के बाद मतलब ड्रिल करने के बाद जो हमारे जॉब के अंदर रिंग या स्पॉट या डाया कम ज्यादा हो जाता है कि चीज के फंसने के कारण या ड्रिल गर्म होने के कारण, उसके लिए हम ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मतलब परिशुद्ध मतलब जो गोल सतह की जो रिंग है जो स्पॉट है उसको कम कर दे और जो डाया छोटा हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दे। ये गोलाकार बहुत क्यूब कटिंग टूल है जिसका प्रयोग पहले से ही किए गए ड्रिल होल को खोदने और चिकना तथा परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। रीमिंग पहले से किए गए ड्रिल होल को बढ़ाकर सही आकार में लाने की ऑपरेशन रीमिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा छेद 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 को प्लस माइनस मतलब जो हमारे रीमिंग का जो कटिंग है वो ±0.005 mm है। परिशुद्ध मतलब एक्यूरेसी परिशुद्धता में बना सकते हैं। मतलब रीमर से हमारा प्लस माइनस में इतना ही माल काटा जाता है। रीमर करते समय रीमर द्वारा पॉइंट 2 पॉइंट इसमें और भी रीमर होते हैं, कई प्रकार के रीमर होते हैं, उसमें 2 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर तक धातु को काट सकते हैं। ठीक, इसमें रीमिंग अलाउंस भी इससे रीमिंग अलाउंस भी कहते हैं। रीमिंग अलाउंस का मतलब ये है इसको ये ये रीमिंग अलाउंस इसको कहा जाता है। ठीक, रीमर रीमर हाई स्पीड स्टील जाएगा, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हाई मतलब हाई रीमर हाई कार्बन
स्टील मतलब इसको बोलते हैं HCl, हाई कार्बन स्टील, और हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। HSS, ठीक। इन दोनों धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक, ये इसकी बॉडी और ये हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। इसकी बॉडी सीधी और घुमावदार झुर्रियां होती हैं, मतलब कि रीमर हमारा इस टाइप का होता है। इसमें इस टाइप की कटिंग एज बनी होती है, ठीक। ये आपको वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, ठीक। इस टाइप का जो हमारे रीमर होते हैं, इसमें टेपर भी होते हैं और स्टेप भी होते हैं। रीमर्स के पास कम कोर बॉडी साइन, ठीक। ये हो गया हमारा साइन। और ये हमारा हो गया पंख कोण, ठीक। इसी में पंख कोण बना होता है और ये हमारी बॉडी हो गई, मतलब जो बॉडी में ही हमारी पंख कोण बनी होती है, ठीक है। पंख कोण ये भी रीमर के एक भाग है। इस कोण का बनाने के लिए बॉडी के नीचे वाले सिरे को 45 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है, ताकि कटिंग एज पीछे यस वन रीमर का ये यही भाग धातु को काटता है। बॉडी संग और ये को छोड़कर बाकी सारा भाग बॉडी कहलाता है। मैंने कहा था नहीं, संग को छोड़ के बाकी सारा भाग बॉडी कहलाता है, जिस पर बहुत से ब्लेड झुर्रियां, दोनों झुर्रियां होती, दो फ्लूट के बीच भाग लैंड कहते हैं। लैंड के ऊपर फ्लूट के साथ चमकदार धारी उभरी हुई, जिसे मार्जन कहते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा था, इसी में ये धारी कटी होती है, ये इसी को कटिंग एज बोलते हैं। चमकदार होती है, इसको जब देखेंगे रिमर एक चमकदार होती है। और ये हमारा फ्लूट होता है, जिससे कि हमारा बाबरी चिप्स, रिमर की चिप्स जो बाबरी होती है, जो कटिंग चिप्स होते हैं, उससे निकलते हैं, इस बॉडी से फ्लूट से निकलते हैं, ठीक। साइन यह रिमर का वह भाग है जिसमें ड्रिल व स्क्रू मशीन स्पेंडल कटर आदि को फिट किया जाता है। ये सैंग जो है हमारे ड्रिल चक में स्लीव में जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसको जो है
ड्रिल या चक में फंसाया जाता है। सैंक जो है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सीधी सैंक, नंबर 2 आती है पेपर सैंक। ठीक, सीधी सैंक में अंतर्गत सैंक वाले चूना ऊपरी सिरा वर्गाकार होता है, जिससे इसे टैग कहते हैं तथा इस पर टैग हैंडल फिट करके बनाया टैग हैंडल फिट करके चलाया जाता है। मतलब इसी में ये टैग होता है, इसी में हैंडल को ऐसे फंसा के, ये हैंडल हो गया ये, और इसको घुमा के ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, ये हाथ से चलाया जाता है। कैल्पस है दिल की तरह टीमर की लाइन का संग भी मानक मानक मोस्ट टेबल में ही बनी होती है। इस प्रकार की टैंक टेपर वाले टीमर को स्पिंडल स्पिंडल सॉकेट या मशीन स्पिंडल में फिट करके काम में लाया जाता है। फ्लूट के अनुसार समांतर फ्लूट रीमर, इस रीमर का प्रयोग साधारण और सीधे सुराखों को परिशुद्ध माप में लाने के लिए किया जाता है। स्पाइरल और हेलिकल फ्लूट रीमर तेल नालियां और चाबी घाट आदि कटे सुराखों को परिशुद्ध माप में लाने के लिए इस रीमर का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा अधिक मेटल काटा जा सकता है। नंबर 3 आता है स्पाइरल ट्यूब टेपर रिंग। इस रीमर का प्रयोग छोटे छोटे आकार के टेपर सुराखों को परिशुद्ध एक्यूरेसी माप बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन सुराखों में मशीन द्वारा टेपर काटना कठिन होता है। रीमर कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 आता है हैंड रीमर। हैंड रीमर। नंबर 2 कटिंग या मशीन रीमर। नंबर 3 स्टाइल रीमर। नंबर 4 आता है एडजस्टेबल रीमर। नंबर 5 एक्सपेंशन रीमर। नंबर 6 आता है पेपर रीमर। नंबर 7 आता है पेपर पिन रीमर। नंबर 8 आता है पायलट रीमर। अब मैं आपको इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसका हैंड रीमर, इसका प्रयोग छिद्र के अंदर के पॉलिश को परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। इसकी टैंक व वर्गाकार टैंक बना होता है, जिस पर हैंडल फिट करके इसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है। ठीक, इसको इसमें हम 0.05
मिलीमीटर से 0.125 मिलीमीटर का धातु काटते हैं। चेकिंग मशीन रीमर, इस मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले रीमर की स्टैंग सीधी या टेपर होती है, जिससे ड्रिल चक या स्लीव में फिट करके रीमिंग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के, रोच रीमर और नंबर 2 फ्लूट रीमर। ठीक, नंबर 3 आता है सेल रीमर। ये रोच और फ्लूट रीमर से मिलता जुलता अंतर केवल इतना है कि ये अंदर को खोखला और इसे आर्बर में फिट करके काम में लाया जाता है। आर्बर की सुविधा अनुसार सीधा या टेपर बनाया जाता है। फ्लूट सीधी या स्पाइरल होती। इस रीमर का ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही आर्बर का अलग अलग साइज के रीमर लगा कर प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक, नंबर 4 एडजस्टेबल रीमर। इस रीमर की कार्य क्षमता दूसरे रीमर की अपेक्षा अधिक, क्योंकि इससे एक निश्चित सीमा तक इसके साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसकी बॉडी पर चूड़ियां या टेपर स्लॉट कटी होती हैं। ब्लेड के ऊपर और नीचे दो नट लगे होते हैं ढीले, जिन्हें ढीला या कसने से इसका साइज को 0.8 मिलीमीटर तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके ब्लेड खराब हो जाने पर बदले ग्राइंड किए जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 5 एक्सटेंशन रीमर। इस प्रकार के रीमर की बॉडी में एक टेपर सुराख बना होता है, जिसमें चूड़ी कटी होती और बॉडी को स्लिप किया जाता है। इसके टेपर सुराख में एक टेपर प्लग फिट किया जाता है। प्लग के सिरे पर चूड़ियां होती हैं तथा प्लग हेड वर्गाकार बना होता है। जब प्लग को कसा जाता है तो रीमर की बॉडी कटी हुई होने के कारण फैल जाती है। इस प्रकार प्लग को ढीला या कसने पर रीमर का साइज कम या अधिक किया जाता है, जैसे कि रीमर 1 इंच या रीमर 0.006 तक ही फैल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 6 टेपर रीमर। इसका प्रयोग किसी ड्रिल होल को टेपर बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रायः दो के जोड़े में पाए जाते हैं। एक रफिंग का कार्य करता है, दूसरे के होल फिनिशिंग के की जाती है। मतलब यह एक दो प्रकार के टेपर में पाया जाता है। एक में रफिंग के लिए करता है, मतलब एक ज्यादा माल करता है एक को, और दूसरा जो है कम माल काटते हैं उसको चिकना किया फ्रीसिंग मतलब चिकना किया जाता है। ये सभी मानक टेपर साइजों में उपलब्ध है। इनकी साइज सीधी अथवा टेपर होती है। ठीक, अब बात करते हैं टेपर पिन रीमर। यह रीमर में ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां किसी होल में टेपर पिन फिट करनी हो। इसकी बॉडी पर लगभग 20 मिलीमीटर प्रति मीटर की मानक टेपर बनी होती है। इनकी फ्लूट सीधी या स्पाइरल होती है। टेपर पाइप रीमर, इनका प्रयोग टेपर पाइप थ्रेड काटने के से पहले होल को टेपर बनाने के लिए किया जाता है। एक रिपेयर मैन टेपर रीमर, इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल, बाइसिकल रिपेयर, ब्लैक इलेक्ट्रीशियन, मशीन फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर द्वारा पतले सेक्शन की प्लेटों में सुराखों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। यह संयुक्त के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे मतलब बड़ा ही इस्तेमाल करते हैं साइकिल वाले भी, और ऑटोमोबाइल वाले भी करते हैं, जो कि आपका जब नट नहीं जाता है तो उसको वो रिमोट डाल पीछे को थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो नट को लगाया जा सके। हम नंबर बात करते हैं 8 पायलट रीमर। इसका प्रयोग एक ही सीध में
दो या दो से अधिक सुराखों की रीमिंग करने के लिए किया जाता है। इसकी बॉडी के आगे वाला भाग ड्रिल साइज का बना होता है, जो पायलट या गाइड का कार्य करता है। इसके बीच वाले भाग में फ्लूइड कटी होती है, जो कटाई का कार्य करता है। इस रीमर का प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स या मशीन असेंबली सेक्शन में पिन आदि को फिट करने के लिए किया जाता है। रीमिंग। अब रीमिंग कैसे किया जाता है आपको बता दो। रीमिंग हैंड या मशीन रीमर का चयन सुराख की प्रसिद्ध एक्यूरेसी या फिनिश पर निर्भर करता है। साधारणतः गहरे छिद्रों में जहां बहुत अधिक चिकनी सतह की आवश्यकता न हो, उन सभी कार्यों के लिए प्रायः मशीन द्वारा ही रीमिंग की जाती है, परंतु हाई फिनिशिंग के लिए स्ट्रेट फ्लूइड हैंड रीमर का प्रयोग लाभदायक होगा। रीमर घुमाने के लिए पहले ड्रिल का साइज रीमर का साइज से 0.12 mm से 0.4 mm तक होना चाहिए। रीमर का सुराख में प्रवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। घुमाते समय यह आवश्यक चेक कर लेना चाहिए कि वह सुराख भी सीधा चल रहा है कि नहीं, अन्यथा धड़कन कंपन या चिल्टरिंग आने की पर सुराख का साइज बढ़ सकता है। आपने देखा होगा रीमर रीमर चलाते समय वो होल के अंदर प्ले तो नहीं कर रहा या कुछ आवाज नहीं आ रही है, जिससे कि हमारा फिनिशिंग खराब हो सकती है। नंबर 3 होता है उच्च कोटि की फिनिश प्राप्त करने के लिए रीमर की स्पीड व फीड ड्रिल की अपेक्षा कम होनी चाहिए। नंबर 4 हैंड रीमर का प्रयोग करने से पहले रोज रीमर का प्रयोग करना चाहिए और सभी रीमर को सदा एक ही दिशा क्लॉक वाइज ही घुमाना चाहिए। होल के अंदर बढ़िया पॉलिश के लिए उचित कूलेंट या लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। सुराख में यदि झिरी कटी हो तो हेलिकल रीमर का प्रयोग करना चाहिए। हम आपको रीमिंग और ड्रिलिंग का अंतर। रीमिंग में इसमें सुराख नहीं किया जा सकता। ड्रिलिंग में इसमें ठोस पदार्थ में छिद्र किया जा सकता है। नंबर 2 इसके प्रयोग से सुराख का व्यास थोड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 ड्रिल में इससे थोड़ी मात्रा में व्यास बढ़ाना संभव नहीं, ड्रिल फंस कर टूट जाता है। नंबर 3 इसके ड्रिलिंग में इसके सुराख टेपर किए जा सकते। ड्रिलिंग में इससे टेपर सुराख नहीं किए जा सकते। नंबर 4 ड्रिलिंग में इसके बनाए गए सुराख ठीक व्यास के होते हैं। ड्रिलिंग में इसके किए गए सुराखों का व्यास विश्वसनीय नहीं होता। नंबर 5 सुराख के तल काफी साफ होते हैं। नंबर 5 ड्रिल में सुराख के तल अधिक साफ नहीं होते। नंबर 6 ड्रिलिंग इसमें इससे स्टैंडर्ड साइज के सुराख किए जा सकते हैं। नंबर 6 ड्रिल में इससे स्टैंडर्ड साइज के सुराख नहीं किए जा सकते हैं। अब ये रहा हमारा ड्रिल रीमिंग और ड्रिल में दिक्कत। ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है टैप टैप्स। ठीक। आपको टैप की जानकारी देते हैं। थ्रेड टैप थ्रेडिंग हैंड टैप के प्रयोग बताए गए। हैंड टैप
की विशेषता बताया। सेट में विभिन्न टैब के बीच अंतर करना, विभिन्न प्रकार के टैब रिंग्स के नाम लिखिए और विभिन्न प्रकार के रिंग्सों में उपयोग करिए। ठीक है। हैंड टैब का प्रयोग घटकों के आंतरिक सूत्रण के लिए हैंड टैब का प्रयोग किया जाता है। मतलब टैब का हमारा काम ये है, आपको बताते हैं टैब का हमारा काम यह है। टैब एक आंतरिक चूड़ी काटने के लिए वाला टूल है जिसके द्वारा किसी गोलाकार सुराख के अंदर चूड़ी काटी जाती है। टैब हाथ व मशीन द्वारा चलाए जाते हैं। ये और बारीक से बारीक क्षेत्र में भी चीप या सूक्ष्मता से इनके द्वारा चूड़ी काट सकते हैं। ठीक, यह गोलाकार सुराख या टैप द्वारा चूड़ी काटने की प्रक्रिया तो हम टैपिंग कहते हैं। इसका यह बनावट होती है, एक गोल की आकृति का गोलाकार टुकड़ा होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई स्पीड स्टील का बना होता है और हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। इसकी बॉडी पर चूड़ियां कटी होती है और इसी चूड़ियों भाग की लंबाई की दिशा में 2, 3 या 4 फ्लूट का ग्रुप बने होते हैं जो प्रत्येक चूड़ी को कटिंग एज प्रदान करते हैं और ये कटिंग एज ही सुराख में चूड़ी काटने के कार्य करते हैं। हमें बात आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये टैप है, ये टैंक है, इसमें जो है हैंडल में, इसी में हैंडल लगा के टैप चलाया जाता है। ठीक है। ये हमारी बॉडी है, ये मतलब ये बॉडी पूरी है और ये हमारे ये है थ्रेड कटे हुए हैं, मतलब चूड़ी कटी हुई है। ये तो ये और ये हमारे फ्लूट है, मतलब इससे जो है टैप काट के जब इसको चलाते थे इसी फ्लूट के सारे चिप्स निकलते हैं। ठीक, ये टैंक जो है हमारा स्क्वायर होता है और हैंडल का छेद भी स्क्वायर ऐसा है, इसी में हैंडल बना होता है, इसी में हैंडल फंसा के टैप को चलाया जाता है। ये देखिए हमारी ये कटिंग एज है, ये जो है इसको फ्लूट कहते हैं, जिसको मैंने ये बताया था। ठीक, इसी इसी टाइप के भाग मैंने बताया कि ये बॉडी, टैंक, फ्लूट, लैंड, कटिंग एज, ये कटिंग एज हो गया है। ठीक, ये चैम्बर, इसी में आग पीछे की ओर चैम्पर लगा होता है और कटिंग पॉइंट ये जो हमारा है ये कटिंग पॉइंट है। ठीक है। टैप के प्रकार, हैंड टैप, ये हाथ द्वारा चलाने जाने वाला टैप, इसकी टैंक पर बनी वर्गाकार टैंक व टैंक कैच फिट किया जाता है। यह प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए अलग अलग साइज में एक सेट पर मिलते हैं, जिसमें 2 या 3 टैप्स जिनके नाम इस प्रकार टेपर, टैप और इंटरमीडिएट टैप। ठीक, और नंबर 3 आता है बॉटमिंग टैप। ये देखिए नंबर 1 में आपको मैं बता दूं, ये टेपर टाइप होते हैं इसमें, और दूसरा ये इंटरमीडिएट टैप, ये हो गया, ये हो गया आपका बॉटमिंग टैप। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ टेपर टैप। टेपर टैप सुराख में चूड़ी डालने के लिए 6 से 8 चूड़ियां 4 डिग्री टेपर में ग्राइंड की हुई होती हैं। देखिए इसमें आपको ये चूड़ियां, ये जो टेपर टैप है इसमें आपको 4 या 6 चूड़ियां 4 डिग्री, ये देखो 4 डिग्री में ग्राइंड किया होता है, इसी को हम टेपर टैप बोलते हैं। इसका काम ताकि सुराख को आसानी से स्टार्ट पकड़ सके। इस टाइप के पॉइंट या व्यास चूड़ी के कोड या टैप साइज के अनुसार बनाया जाता है। इंटरमीडिएट, इसमें
द्वितीय टैब भी कहते हैं। इसके आगे वाले भाग में 3 या 5 चूड़ी 10 डिग्री टेपर में ग्राइंड किया होगा। इसका प्रयोग प्रथम टैब के बाद किया जाता है। इस टैब को चलाने से ही चूड़ी की गहराई लगभग पूरी होती है। इसलिए आकाश सुबह में केवल इन 2 टैब को चलाने पर पूरी चूड़ी बन जाती है। इसी में देखे आपको 3 से 10 तक 3 से 5 चूड़ियां जो है ग्राइंड की हुई होती हैं और इसको जो टेप मतलब जो है डिग्री वो 10 डिग्री तक होता है। ठीक। अब मैं बात करता हूँ बॉटनी टैब। ठीक। इसको फिनिशर टैब भी कहते हैं। इसके आगे 1 या 2 चूड़ी या 20 डिग्री टेपर में ग्राइंड की होती है। इसका प्रयोग पहला तथा दूसरा टैब चलाने के बाद चूड़ी की गहराई को पूरा करने और फिनिश किया जाता है, ताकि एक तरफा सुराख में पूरी गहराई तक चूड़ी डालने के लिए बॉटनी टैप चलाना पड़ता है। इसमें ये देखो 1 या 2 चूड़ी केवल ग्राइंड की होती है और 20 डिग्री टेपर किया जाता है। 20 डिग्री टेपर में किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको बारे में बताऊंगा डाई के टैप और डाई के और बारे में बताऊंगा। इसको जो पूछना है आपको बता दें।